नमस्कार। महाराष्ट्र में कई पार्टियों के नेताओं के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। कई नेता हालांकि वे अलग अलग पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, पर उन सब के बीच एक मित्रतापूर्ण संबंध हर समय देखने मिला है। महाराष्ट्र सरकार में इन नेताओं की पार्टी शामिल रहे या न रहे, यह नेता एक दूसरे को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मदद करते नजर आए हैं। इसके कई उदाहरण है। इस पर इस वीडियो के आखिर में मैं बात करूंगा। कई नेता सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार भी कर चुके हैं और कई नेता इस पर बयान भी दिए हैं कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। ऐसा हमें कोई दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलता, यह सिर्फ हमें महाराष्ट्र में ही देखने मिलता है और ऐसा होता है और यह कई सालों से होता आया है। ताजा मामला कल ही का है। कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र के 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही महाराष्ट्र के नए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से एक रिपोर्ट देने को कहा है। किस लिए यह नोटिस कांग्रेस हाईकमान ने भेजी है और इसका क्या कारण है और किन नेताओं को यह नोटिस भेजी है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। अभी 4-5 दिन पहले ही महाराष्ट्र की दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में, एक कानून पास हुआ जिसका नाम है महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून। क्या है यह कानून और इसमें क्या प्रावधान है और यह किस लिए बनाया गया, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया। कृपया उसे देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। हालांकि इस बिल को पिछले साल मानसून सत्र में ही पेश किया गया था, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और तब विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार थे। 2024 में जब यह कानून महाराष्ट्र की विधानसभा में पेश हुआ, तब विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और बहुत बड़ा हंगामा किया। इस वजह से महाराष्ट्र की सरकार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज देती है। उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होते हैं और एनडीए को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। भाजपा और शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार को भारी बहुमत मिलता है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 233 सीटें एनडीए जीतने में सफल होता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद जन सुरक्षा कानून की सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे को इस सिलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस कमेटी में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 25 सदस्य थे। इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर नाना पटोले और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार और सतेज पाटिल शामिल थे। एनसीपी शरद पवार की पार्टी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड और शशिकांत शिंदे, जो अभी कल ही एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, और साथ में जयंत पाटिल इस कमेटी में शामिल थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भास्कर जाधव और अंबादास दानवे इसमें शामिल थे। फडणवीस ने फिर यहां अपनी चालाकी दिखाई और इस कमेटी में जो विपक्ष के बोलने वाले नेता थे, हंगामा करने वाले नेता थे, उन्हें सभी को शामिल कर लिया। इस सिलेक्ट कमेटी की कुल 5 मीटिंग हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि जन सुरक्षा कानून पास होने के बाद कांग्रेस का हाईकमान इन महाराष्ट्र के तीनों नेताओं से बेहद नाराज है और ऐसी खबरें आ रही है कि इन तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से इस पर एक रिपोर्ट मांगी गई है। कांग्रेस हाईकमान इन तीनों नेताओं से इसलिए नाराज है कि इन तीनों नेताओं ने सिलेक्ट कमेटी और जब यह कानून महाराष्ट्र की सदनों में पास हुआ, तब इन्होंने इस कानून का विरोध नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण है, यह कांग्रेस हाईकमान जानना चाहता है। इस कमेटी में कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार शामिल थे और वे विदर्भ से आते हैं। जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनते हैं और जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब विजय वडेट्टीवार को कांग्रेस विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाती है।
विजय वडेट्टीवार यह महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह इस कमेटी में कांग्रेस के दूसरे नेता नाना पटोले थे, वे भी विदर्भ से ही आते हैं। नाना पटोले भी महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर थे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले यह सभी विदर्भ से आते हैं और इन नेताओं के मतदार संघ यह आसपास ही है। इस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से तीसरे नेता थे यह सतेज पाटिल जो कि कोल्हापुर से आते हैं। इस कानून के महाराष्ट्र की विधानसभा में से पास हो जाने के बाद कुछ सामाजिक संस्थाएं जो इस कानून का विरोध कर रही थी उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर, खासकर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत से इस कानून का विरोध नहीं किया। कुछ संस्थाएं और कुछ लोग यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्य सरकार द्वारा मैनेज हो गए। महाराष्ट्र सरकार 2-3 छोटे बदलाव के बाद इस बिल को बड़ी आसानी से दोनों सदनों में पास कराने में सफल हो गई। महाराष्ट्र सरकार जन सुरक्षा कानून 2024 यह शहरी नक्सलवाद जिसे हम अर्बन नक्सल कहते हैं उससे निपटने के लिए लेकर आई है और सरकार इसे पास कराने में बड़ी आसानी से सफल हो गई। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं पर सरकार द्वारा मैनेज होने के यह कोई पहली बार आरोप नहीं लगे, इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं। आपको याद होगा जब पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही थी। तब शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने आरोप लगाए थे कि नाना पटोले अगर चर्चा को आते हैं सीट शेयरिंग के लिए तो वे चर्चा नहीं करेंगे। एक तरह से वे कहना चाहते थे कि नाना पटोले महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस को बाहर निकालने पर अड़े हैं और वे कई बार ऐसा बयान भी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र की सभी सीटें लड़ने को तैयार है। जैसा मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र के नेताओं के बीच हरदम एक मित्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में दोनों एनसीपी पार्टी के नेता किस तरह मिल रहे हैं और जो कटुता बयानों में पहले नजर आ रही थी वह अब नहीं दिखती है। हमने कई बार यह भी देखा है दोनों शीर्ष नेता शरद पवार और अजित पवार बारामती में कई संस्थानों के मीटिंग में मिल चुके हैं। पूर्व में भी कई बार ऐसा हमें देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और भाजपा के पूर्व दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे है। दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी दोस्ती और मित्रता थी। दोनों नेताओं के चुनाव क्षेत्र यह आसपास ही थे और दोनों नेताओं ने कई बार यह सार्वजनिक रूप से कबूला था और इसे स्वीकार किया था कि हमारी काफी अच्छी मित्रता है। एनसीपी के नेता शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे के भी काफी अच्छे संबंध रहे हैं। कई बार शरद पवार बाला साहेब ठाकरे से चर्चा करने के लिए उनके घर मातोश्री जाते रहे हैं। जब सुप्रिया सुळे ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तब शिवसेना उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है और यहाँ तक कि शिवसेना सुप्रिया सुळे को समर्थन देती है। हालांकि अभी अजित पवार एनडीए में शामिल है लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों में मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सरकार के द्वारा मैनेज हो गए? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।